I can give you many instances of countries who have violated the sovereignty of another country. If I were to ask where Europe stood on a lot of those, I'm afraid I'll get a long silence. So do understand one thing. At the end of the day, we make judgments in foreign policy based on what we think are our long-term interests and what is good for the world. I'm a diplomat. It is my job to conduct foreign policy which serves my national interests and which serves what I believe is a long-term pathway towards peace and dialogue. If you control your sovereign space, which I believe they do, if the terrorist camps operate in broad daylight in cities with recruitment and financing, can you really tell me that the Pakistani state doesn't know what's going on? Especially if they're being trained in military level combat tactics. So, when we speak about judgments and principles, why don't I hear sharp European condemnation of these practices which have been going on for multiple decades? नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वो पूरे विश्व में अपना लोहा मनवा कर रहेंगे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी जो उनका जो लेटेस्ट जो विज़िट था वो कहाँ था, आप ज़रा कल्पना करें, साइप्रस। मैं उसके आपको जो महत्ता है वो बताऊंगा। और उसके बाद ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया में चर्चा विशेष इसलिए हुई क्योंकि वहाँ पर एक बहुत ही एक बदतमीज़ पत्रकार से उनका सामना हुआ, लेकिन उस पत्रकार को इस बुरी तरह से उन्होंने धोया कि पूरी दुनिया वाह वाह कर रही है। तो सबसे पहले बात करें साइप्रस की। साइप्रस का झगड़ा क्या है? साइप्रस के एक हिस्से पर तुर्की ने कब्ज़ा कर रखा है। 70 के दशक में हमला करके साइप्रस के एक हिस्से पर तुर्की ने कब्ज़ा कर लिया था और तब से वो विवाद चल रहा है। और तुर्की और साइप्रस का झगड़ा बिल्कुल भारत और पाकिस्तान की तरह है। जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर पर उसके एक हिस्से पर कब्ज़ा कर रखा है, उसी तरह से तुर्की ने साइप्रस के एक हिस्से पर कब्ज़ा कर रखा है। और उसके बाद फिर उसकी ये भी हिमाकत हुई कि उसने भारत को आंख दिखाने का प्रयास किया 1-2 बार। उसके बाद भारत ने उनकी वैसे भी आरती उतारी। आरती उतारने के बाद वो बिल्कुल सही रास्ते पर आए। सही रास्ते पर आने के बाद भी भारत ने पूरी तरह से अपनी जो डिप्लोमेटिक प्रेशर है उसको कायम रखा है। और उसको कायम रखने के लिए उन्होंने डॉक्टर जयशंकर ने साइप्रस का दौरा किया और साइप्रस में जाके जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं जिसके अनुसार एक बाई जोनल बाई कम्यूनल फेडरेशन वहाँ होनी चाहिए, उसके ऊपर उन्होंने अपनी सहमति व्यक्त करके तुर्की को संदेश दे दिया। तुर्की वैसे भी एक फेलिंग इकॉनमी है, लेकिन फेलिंग इकॉनमी से कोई अंतर नहीं पड़ता क्योंकि हमारा पड़ोसी भी एक फेलिंग इकॉनमी है, लेकिन उसके उपरांत भी वो उम्मत का सिपाही होने का, उम्मत का सिपाही क्या होने का, उम्मत का पहरेदार होने का दावा करता रहता है। तो इसी तरह से तुर्की जो है वो सपना देखती रहती है कि जिस प्रकार से खिलाफत उस्मानिया हुआ करती थी 15वीं शताब्दी से लेकर और 20वीं शताब्दी के आरंभ तक, और यूरोप के एक बड़े भाग पर उसका कब्ज़ा था, तो उसके सपने में बार बार वो खिलाफत उस्मानिया और खिलाफत उस्मानिया का रिवाइवल, उसका पुनर्जन्म उनके सपनों में आता है। यद्यपि इस्लाम में पुनर्जन्म के सिद्धांत को नहीं मानते, लेकिन दौरे खिलाफा को वापस लाने का उनका सपना रहता है। उस दौरे खिलाफा को वापस लाने के सपने को डॉक्टर जयशंकर ने अपने एक ही दौरे से चकनाचूर कर दिया, क्योंकि उनका साथ ग्रीक ने भी दिया है। साइप्रस में मिक्स पॉपुलेशन थी, ग्रीक और टर्क, और वहाँ पर जो राज्य था वो ग्रीस का था, जो ग्रीक्स थे, ग्रीक वंश के जो लोग थे उनका था। लेकिन तुर्की ने वही जो करते हैं इस्लामी, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं रह सकते किसी भी ग्रीक के नीचे, इसलिए हम अपना हिस्सा जहाँ भी हमारे तुर्क रहते हैं उनमें हम मेजॉरिटी तुर्क में हम अलग बनाएंगे। तो वो झगड़ा वहाँ चल रहा है। इसमें भारत ने अपना खच्चर डाल दिया है। उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया में जो उन्होंने किया डॉक्टर जयशंकर ने, वो तो कमाल का किया। एक
वहाँ पे जिप वन करके पॉडकास्ट है, जो वहाँ की एक कोई ORF संस्था है, उसके एक बड़े ही, जिसको हम कहें कि एक नक चढ़े से पत्रकार ने डॉक्टर जयशंकर का इंटरव्यू लिया, और बिल्कुल जो होती है ना यूरोपियन एरोगेंस, वो उसके पूरी तरह से झलक रही थी। और आरंभ में ही डॉक्टर जयशंकर से पूछा कि देखिए 18,000 भारतीय वंश के लोगों ने, भारतीय मूल के लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया हुआ है पॉलिटिकल असाइलम के लिए, तो इससे भारत की क्या छवि बनती है। अब आप सोचिए ज़रा, ये जो प्रश्न पूछा गया है ये किस तरह से पूछा गया है। तो डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि देखिए बहुत तरह के गैंग ऑपरेट करते हैं और ये सब लोगों के तौर तरीके होते हैं, और हमने तो कह दिया है कि भाई आप ये इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, जो भी भारत के वंश के लोग हैं सही में, सही मायनों में, क्योंकि इसमें बहुत से नकली भी होंगे, झूठे भी होंगे, तो जो भी सिद्ध हो जाते हैं कि भारत के, हम उन्हें वापस ले लेंगे। अब आप ये जानते हैं कि किस तरह से होता है ये, कि बहुत सारे पाकिस्तानी भारतीय बन के वहाँ जाते हैं और असाइलम मानते हैं, कहते हैं कि साहब चूँकि हम मुस्लिम हैं इसलिए हमारी प्रताड़ना हो रही है। बहुत सारे जो हैं ये पंजाबी मूल के लोग चले जाते हैं और वहाँ सरदार बन के, कुछ असली कुछ नकली, और इस तरह के वहाँ पर यूरोप में घुसने के लिए ये सब धंधे करते हैं, और उस धंधे का फिर आरोप लगता है भारत पे कि भारत में किसी प्रकार की राजनीतिक प्रताड़ना हो रही। जयशंकर जी ने एक सिरे से उसको बिल्कुल चित्त कर दिया। उसके बाद फिर उसकी बेचारे की बोलती नहीं बनी। फिर वो आ गया यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन में आप जो है वो, आप रशिया का वॉर फाइनेंस कर रहे हैं, क्योंकि आप रशिया से एनर्जी खरीद रहे हैं, आप उसका ऑयल ख़रीद रहे हैं, इसलिए आप उसका वॉर फाइनेंस कर रहे हैं। तो उसको जो धोबी पाट दिया है जयशंकर जी ने, वो देखने वाला था। सबसे पहले उन्होंने कहा कि देखिए भाई, जो भी हमारे इंटरेस्ट में होगा, ये यूरोप जो है कि 60,000 यूरो, 60,000 यूरो जो है वो पर कैपिटा ये इनकी इनकम है, जो लगभग $70,000 मान लीजिए कि ये इनकी पर कैपिटा इनकम इनकी है, हमारी है $2,000। और 25 फरवरी 2021 को जब आक्रमण हुआ था, तब तो इन्होंने रोक नहीं लगाई। अब ये रोक लगाने की बात कर रहे हैं, वो भी प्राइस कैप कर रहे हैं, उसको लगाने में इन्होंने साल भर लगा दिए। इस बीच में जितना भारत ने ऑयल लिया है रूस से, उसका 6 गुना इन्होंने ले लिया। वो बीच में टोकने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं वो तो शुरू में था, वो बाद में था। कहने नहीं, वही मैं समझा रहा हूँ कि वे पूरे आपने 60,000 यूरो वाली जो इकोनॉमीज़ हैं ओवरऑल, वो तो लगाती हैं साल भर। वो इसलिए कि उनकी जो पब्लिक है उसको किसी तरह की असुविधा ना हो, और हम जो $2,000 की इकोनॉमी है वो हम कुछ भी ना करें। अब बेचारे के पास कोई उत्तर नहीं था। फिर उन्होंने उसको जो है और जम के दिया। उन्होंने कहा कि जब भारत के ऊपर समस्या आती है तब ये सब लोग चुपचाप रहते हैं। तो बंदा जो है वो तुरंत आया कि लेकिन वो आपने डिप्लोमेटिकली जो आपने कहा अपने पड़ोसी देश के लिए कि एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म है, तो वो तो कोई बहुत डिप्लोमेटिक शब्द नहीं था। अब भाई वो पिच पर खेल गया किसके, डॉक्टर जयशंकर की। फिर जो डॉक्टर जयशंकर ने उसको धोया है वो देखने वाला है। आप सभी लोगों को हम इसका लिंक डाल देंगे, आप सभी लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए। तो जो उन्होंने उसको धोया है पाकिस्तान को लेकर, और उसी के साथ लेकर यूरोप को, कि किस तरह से पाकिस्तान ने मुंबई पर आक्रमण किया, हमारी संसद पर आक्रमण किया, लगातार वो टेररिस्ट भेजता है। वो पाकिस्तान की तरफ से बोलने का प्रयास करता था। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो सबको पता है, और वो ओपन में होता है। वहाँ पर उनके शहरों में रिक्रूटमेंट ओपन में होता है, मिलिट्री कॉम्बैट ट्रेनिंग दी जाती है उनको। कोई इस तरह की बात नहीं है कोई किसी छिपी हुई हो। सारे देशों को ये बिल्कुल पता है, स्पष्ट रूप से पता है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है, और सारे उनके पास रिपोर्टिंग है। हमारे साथ जब बातें होती तो उसकी स्वीकारोक्ति होती है उनके पास। और उस पर भी यूरोप जो है वो लगातार दूसरी ओर देखता रहा कि भाई ये तो उनका मामला है, हम क्यों इसमें बोलें। तो फिर यूक्रेन आपका मामला है, हम क्यों इसमें उलझें। आज के युग में बराबरी का युग है। यूरोप यदि चाहता है कि भारत का उसको सपोर्ट मिले, तो भारत का सपोर्ट उन्होंने कब किया, अपना पहला रिकॉर्ड बता दें एक बात। फिर दूसरी, अच्छा लगता है कि आपके पुराने हथियार इत्यादि वहाँ से आते हैं, इसलिए आप नहीं करना चाहते होंगे। जी हाँ, हमारे हथियार आते हैं वहाँ से। जयशंकर जी ने कहा आते हैं यहाँ से, इसलिए आते हैं क्योंकि ये यूरोपियन डेमोक्रेसीज थी,
उन्होंने 50 के और उसके बाद से जो 50-60 वर्ष का जो युग है उसमें उन्होंने भारत को आर्मामेंट ना देके उनका जो बगल की मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी पाकिस्तान की थी उसको हथियारों से सुसज्जित किया। किस मुंह से यूरोप और अमेरिका भारत से किसी भी प्रकार की इस प्रकार की आशा कर सकता है? हमारा मुख्य जो ध्येय है वो है हमारी प्रजा को, हमारी पब्लिक को उसकी सुविधा देखना और उसके लिए हम महंगी एनर्जी से बचने के लिए जो भी करना होगा वो हम करेंगे। दो टूक, इससे बड़ी दो टूक कोई कर नहीं सकता। और इतना बड़ा हार्ड उनको जो है वो ग्रिल करने का प्रयास कर रहा था वो जो इंटरव्यूअर था। चीन के बारे में भी, जब चीन के बारे में भी बात होती है तो चीन के बारे में भी वो बीच में पूछता है कि भाई चीन कह सकता है कि आपने वायलेट किया होगा LAC ने। तो हाँ भाई देख लो, आजकल तो सब कुछ उपलब्ध है ना कि जो हमारे रिटर्न एग्रीमेंट्स थे उस पर किसने पहले वायलेशन किया। ताइवान के बारे में आप पूछते हो कि आप ताइवान के बारे में क्या करोगे, तो हमें ये भी बताओ कि हमारे जो एक हमारा अनुभव है कि हमारे रिटर्न एग्रीमेंट्स थे जिसका वायलेशन चाइना ने किया, तो ये हमारा अनुभव है, हम तो अपना अनुभव बता सकते हैं। इशारों में उन्होंने कह दिया कि जब हमारे साथ ये हो रहा था तो यूरोप से, अमेरिका से किसी ने क्या कर दिया। आप हमें चाहते हो कि हम ताइवान पर पोजीशन लें, क्यों लें? ये हमारा अनुभव है, अब इस अनुभव के बारे में आप बताएं। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर जयशंकर ने पूरे विश्व को एक संदेश पुनः दिया है और बड़ा ज़ोर शोर से दिया है कि यह भारत जो है यह अपनी हैसियत समझता है। और इसीलिए उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से यह भी कहा कि UN में जो ये 5 परमानेंट देश हैं ये UN में रिफॉर्म नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि जो परमानेंट वीटो वाला, जो परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल वाला जो ओहदा इनको मिला हुआ है ये इनको सूट करता है और इसलिए ये चाहते हैं कि कोई और इसमें ना आ पाए। भारत यदि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाली कंट्री हो जाएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो जाएगा, इसी वर्ष हो जाएगा ऐसा कहते हैं लोग, तो फिर UN के मुंह पर ये एक तमाचा है कि जिस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या है, जो विश्व की इस समय 5वें नंबर की और PPP टर्म्स में 3रे नंबर की और अगले 2 वर्षों में नॉमिनल टर्म्स में भी 3रे नंबर की जो इकॉनमी है वह UN की परमानेंट मेंबर नहीं है। इसलिए एक बार फिर से शाबाश डॉक्टर जयशंकर। जय हिंद, वंदे मातरम।